साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। आज हम बिलाल बाग में आए हुए हैं, बेंगलुरु में बिलाल मस्जिद के पास। यहाँ पर बिलाल बाग जब से ये सीए और एनआरसी एनपीआर का जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब से तहरीक शुरू हुई, जैसा कि आप लोग जानते हैं दिल्ली में शाहीन बाग बना सबसे पहले। तो शाहीन बाग की जड़ें पूरे हिंदुस्तान में फैली, पूरे 140 बाग बने। और ये जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, ये सारे बाग कोरोना वायरस की वजह से मजबूरन उनको उठना पड़ा। लेकिन हमारे इस बेंगलुरु शहर में बिलाल बाग आज पूरे 100 दिन मुकम्मल कर चुके हैं। आज भी ये बिलाल बाग हमारे बेंगलुरु शहर में एग्जिस्ट है। और इस बिलाल बाग में हमारे जो सैयद इमरान भाई हैं, इस बिलाल बाग की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपनी वक्त को, अपने जान को, अपने माल की कुर्बानी देते हुए ये यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसा कि हमारा सैयद इमरान भाई हैं, दौलत खान भाई हैं, और हमारे अमरीन मैडम है, सुमैया मैडम है, एड्रीन जी हैं, आमिया हैं और वासी जी हैं। तो ये लोग यहाँ पर बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं बिलाल बाग को लेकर। और ये कह रहे हैं कि हमको ये खुश नहीं है 100 दिन के लिए, ये बहुत गम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 100 दिन इस बिलाल बाग के हो गए और 4-5 महीनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आज हुकूमत बिल्कुल सीए और एनआरसी पर कोई गौर नहीं दे रही है। इसके लिए 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी हमारे पास हमारा हाल पूछने के लिए भी कोई हुकूमत का कोई यहाँ पर आया नहीं है। तो आज हम इन लोगों की दिल की आवाज़ पूछने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। चलिए हम पूछते हैं सैयद इमरान भाई से, इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। चलिए पूछते हैं सैयद इमरान भाई से इनकी दिल की आवाज़। ये आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 दिन पूरे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उन तमाम दोस्तों को याद करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं होते तो ये हमारे 100 दिन हरगिज़ पूरे नहीं होते। बहुत सारे दोस्त हमारे जेल में भी इसी ताल्लुक से, एनआरसी के ताल्लुक से, और बहुत सारे दोस्त हमारे रिलीफ में भी काम कर रहे हैं, आज यहाँ पर नहीं है। उन लोगों की बहुत मेहनत है, उन लोगों ने दिन रात जो है अपने वक्त को पीसा है, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। 3-3 दिन जागते थे, 4-4 दिन जागते थे, बेहोश होकर यहाँ पर इस जगह पर जो बेहोश होकर लोग गिरते थे। ठीक है, हम लोग जो है उनको संभालते थे, फिर हम बोलते थे कि भाई क्या हो रहा है। एक गिरा तो उसके पीछे एक गिरा, फिर उसके पीछे एक गिरा। वो सारे लोगों की कुर्बानी थी कि यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं। और अफसोस इस बात का है कि भी इतनी सारी कुर्बानी देने के बावजूद भी कि हमको जो है वो आंसर नहीं मिला जो हम तलब कर रहे हैं। कोई कहा वो आंसर ये है कि भी एनआरसी नहीं होगा, एनपीआर होगा। ये अपनी हट पर है, ये अपनी हट पर है, वो नहीं हट रहे हैं। तो हम भी अपनी इक़्तिदार से, अपनी ताकत से हम भी नहीं करेंगे। बस हम तब तक रहेंगे जब तक इस एनआरसी और एनपीआर को बिल्कुल बाइकआउट नहीं किया जाता और बिल्कुल इससे जो है पार्लियामेंट के अंदर ऐलान नहीं किया जाता कि एनसीआर नहीं होगा, एनपीआर। चलिए यहाँ पर हमारे दौलत भाई हैं। अभी आपने हमारे सैयद इमरान भाई की दिल की आवाज़ सुनी, चलिए दौलत खान भाई की दिल की आवाज़ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने बहुत बार एलानिया तौर पर बहुत सारी चीज़ें कही हैं। भाषणों में कोई कुछ कहता है, पार्लियामेंट के अंदर कोई कुछ कहता है, और जो काम की जाती है उसको एक्चुअली राइटिंग में किया जाता है। जैसा आपने देखा सीएए को इन लोगों ने राइटिंग में कर दिया और ज़ुबानी कह रहे हैं कि इससे किसी को कुछ तकलीफ नहीं होगी, किसी को कुछ नुकसान की नहीं होगी, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं होगी। बस मेरा मुतालिबा ये है पर्सनली कि ज़बान से ना बोले, जैसा आपने सीएए को राइटिंग में लिखकर पास कर दिया, इसी तरह राइटिंग में लिख कर दे दें कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी माइनॉरिटीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। ये लिखकर रेजोल्यूशन पास कर बताएं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जो कोविड जैसे पेंडेमिक डिसीज़ के बीच में भी अपनी जानों के ऊपर एक जुल्म करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे अंदर अखलाक है और हम लोगों के एक बात एक और है कि हम इस संविधान को पूरे दिल से इज्जत करते हैं। भारत के संविधान के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। ये संविधान ही है जिसकी वजह से हम लोगों ने रोड से प्रोटेस्ट को ख़त्म करके एक शेड के अंदर मुंतकिल कर दिया और इस शेड के अंदर मुंतकिल करने के बाद में जब हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की इंस्ट्रक्शंस आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बहनों को हमने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनके बेड्स को अरेंज करें।
उनके खाने पीने को, हर तरीके को हमने सोशल डिस्टेंसिंग को जहन में रखते हुए किया। और इससे हुकूमत को ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पर बैठने वाले बेवकूफ़ या उल्लू नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं संविधान को साथ में रखते हुए। हिंदुस्तान की हुकूमत जो आज की हुकूमत है, माना कि हमारे ख़िलाफ़ है, मगर हमारे ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी हम सच्चे नागरिक होने की वजह से हिंदुस्तान के जो भी कानून पास हो रहे हैं और जो भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उस पर अमल करते हुए हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों, आपने दौलत भाई की दिल की आवाज़ सुनी। ये भी इस बिलाल बाग में अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं सैयद इमरान भाई के साथ मिलकर। चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर एक आमरीन मैडम है, सुमैया मैडम है, इसलिए जो लोग पूरे 100 दिन से बिलाल बाग में बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर अपने वक्त की, अपने जान की, माल की कुर्बानी दे रहे हैं। चलिए आमरीन मैडम से पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल बाग से अमरीन। मेरी दिल की आवाज़ यही है कि हम लोग डे 1 से यहाँ पे, मैं तो जिस दिन ये खुला डे 1 से मैं यहाँ पे, आज 100 डेज हो गए हमारे, फिर भी हमारी जो मांगे हैं वो कोई सुनने वाला नहीं है। हम हर रोज़, हर मीडिया वाले आते हैं, हमसे हर सवाल करते हैं, हम हर बात बताते हैं, लेकिन इसका कुछ भी फ़ायदा। अभी तो हम लोग को इंटरेस्ट जा रहा है कि मीडिया में भी बैठ के हम लोग कुछ बोलें बोल के, क्योंकि हर मीडिया वाले कौन से आए नहीं बोल के, कौन से नहीं आए बोल के, हर वक्त हम लोग हमारी जो मांगे हैं वो सुनाते हैं। मांगे पूरी करने की तो दूर की बात, आके सुनने वाला भी कोई नहीं रहता है। तो हम लोग अभी बहुत तंग आ चुके हैं, लेकिन ये लोग कितना हमको और हिम्मत हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं आ रहे हैं। बस हमारी यही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं बैठेंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं हटेंगे। हम ऑलरेडी बहुत सारी कुर्बानियाँ दे दी हैं, अगर कौम के लिए और कुर्बानियाँ देना है तो हम इसे मंजूर करते हैं और ज़्यादा करेंगे। दोस्तों, आपने अभी आमरीन मैडम की दिल की आवाज़ सुनी। चलिए सुमैया मैडम की दिल की आवाज़ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल बाग से सुमैया बानो। यहाँ हम 100 दिन से बैठे हुए हैं, आज 100वां दिन है। हमें कोई खुशी नहीं हो रही है कि आज हमें 100वां दिन है। हर एक कौम परेशान है, आज हर एक आदमी परेशान है। कोई भूख की वजह से परेशान है, कोई NRC CAA के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं। हर एक लोग परेशान हैं। हमारी परेशानी क्यों नहीं दूर हो रही है आपस में? ये मोदी जी को चाहिए कि हमारी परेशानी आकर सुने, या उन्हें सिद्धरामैया को, ये जो भी हैं मिनिस्टर्स आके हमारी परेशानी सुने। CAA NRC NPR के ख़िलाफ़ जो भी बिल पास हो है वो बिल पास ना करें। हमारी हालत जैसी अब है, इससे बुरी बदतर होने वाली है। हर एक को समझना चाहिए कि हमारी हालत, अब हमको खाना मिल रहा है, इकनॉमी फुल डाउन हो चुकी है, अब बहुत तंगी आ चुकी है। मज़दूर अपने घरों को जाने के वास्ते तरस रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट जाने नहीं दे रही है। उनके अच्छा नहीं जाने दे रही तो उनको सहूलत कीजिए, उनका खाने का इंतज़ाम कीजिए। हर एक को उनका रहने का, खाने का, पीने का उनका इंतज़ाम करिए, उनके तबीयत का ख्याल रखिए। जो भी हमारे मांगे हैं वो पूरा करो। NRC NPR के ख़िलाफ़ हम जो लड़ रहे हैं उसके वास्ते कि जितना चाहे कोशिश करो, मीडिया जितना भी ये है मोदी जी तक आप पहुँचाओ कि हमें यहाँ बेड को ही 5 लोग बेड को ही ये जंग के वास्ते बेड को ही ना हथियार उठा रही हमें, ना तो कुछ वायलेंस कर रही, क्या भी नहीं, हमें आराम से बेड को हमें हमारी लड़ाई लड़ रही। तो हम ना आको नहीं ये बिल पास नहीं कर सकते, जो आसाम की हालत हुई है यहाँ नहीं कर सकते, वो हालत हमें डर को नहीं बैठी यहाँ, हमें हमारी लड़ाई के आदमियाँ हम ना ताने दे रही कि तुम्हें बेवकूफ़ आएंगे यहाँ बेड को ही सो, ज़रे जने हिम्मत भी दे रही, ज़रे जने ताने भी दे रही। उनके बातों से रहते हुए हमें यहाँ बैठी यहाँ 800 लोगों को पकड़ को ही लॉकडाउन हो को है। खाली क्या हमारे वास्ते लॉकडाउन, कानून के वास्ते लॉकडाउन नहीं हो को है, उनके वास्ते भी लॉकडाउन हो को है। सो लॉकडाउन होने के बावजूद क्यों स्पीकर्स को पकड़ा जा रहा है, क्यों स्पीकर्स को घरों से आकर उठाया जा रहा है, क्यों उनका भी उन्होंने आको एक स्पीकर्स के जैसा आको बात करे थे, छोटे छोटे जवान बच्चों को पकड़ा जा रहा है। ये वास्ते हमें लड़ सो नहीं, हमारे खिलाफ हर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं, भाई भाई। हम
यहाँ खुद आपस में मिसाल देख सकते हैं। ये ब्राह्मण है, ये हमारे साथ एडजस्ट करें, हम इनके साथ एडजस्ट करें, मोहब्बत से हैं। इन जो भी हुकूमत के हुक्मरान हैं हमें लड़ाने की कोशिश ना करें। इंशाअल्लाह हम एक हैं, एक रहेंगे, हमारी मोहब्बत कायम रहेगी। चलिए माशाअल्लाह। अभी अभी आपने सुमैया मैडम की दिल की आवाज़ सुनी, इनके दिल से निकलने वाला एक लफ्ज़ हक की आवाज़ कह रहे हैं। जैसा कि अभी भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक आइड्रीन जी हैं जो एक ब्राह्मण है, चलिए ये भी 100 दिन से बिलाल बाग में बैठे हुए हैं। चलिए इनसे पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि 100 दिन हो गए, डे 1 से यहाँ पे है, बट इससे पहले भी 3 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स का जो पहला प्रोटेस्ट बैंगलोर में हुआ था उसमें मैं शामिल था, और वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी बहुत लंबी है। लाठियाँ खाई पुलिस की, केसेस हुए हमारे ऊपर अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरीके के चीज़ें हुए, लोगों से प्रॉब्लम हुई, लोकल लोगों की कंप्लेंट्स आई। हम बिलाल बाग से पहले की बात कर रहा हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स होने के बाद में बिलाल बाग तक पहुँचे हम लोग। बिलाल बाग आज मैं यकीन नहीं मान सकता कि 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 100 दिन हम लोग बैठ लिए। मेरे लाइफ में भी ऐसे टाइम आया कि मुझे मेरे जॉब के और मेरे प्रोटेस्ट के बीच में मुझे चुनना पड़ा। मैंने प्रोटेस्ट को चुना उस टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और उससे बड़ी मज़हब कोई भी नहीं है। और मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ, तो मेरे लिए ये मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है उस वे में भी, क्योंकि खाली मुस्लिम्स एक ही नहीं है जिसको CNR से इफेक्ट होता है, ट्रांसजेंडर लोगों को इफेक्ट होता है, एंड क्रिश्चियंस को इफेक्ट होता है, दलित्स को भी इफेक्ट होता है। हालांकि वो टाइम के साथ आपको एक एक करके ओपन होगा एंड पता चलेगा, बट ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और बहुत टाइम लगने वाला है। जब मैं बैठा था, मैं ये सोच के बैठा था अगर मेरी मौत भी इसमें हो गई, अगर मेरे जैसे ये लोग बोलते हैं मैं कफन बांध के सिर पे आया था, मैं मौत के लिए भी राज़ी था, मैं जेल के लिए भी राज़ी था, मैं लाठी के लिए भी राज़ी था। उसमें से एक हो गए, बाकी 2 बचे हैं। पता नहीं कब पुलिस उठा के जाएगी, बट अगर उठा के भी जाएगी मैं हक से कह सकता। आज हम 5 लोग हैं, बट ये मत भूलना कि बाहर 130 करोड़ लोग हैं जो बैठ के हमें देख रहे हैं, जो बैठ के हमारी भी वेट कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, वो भी आके बैठेंगे। सबसे दुख की बात यह है कि सफूरा जी जो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, वो तिहाड़ जेल में है। वो एक आइकॉन थी, वो एक एक्टिविस्ट है, वो एक आइडल है हम स्टूडेंट्स के लिए। वो PhD की स्टूडेंट होके 4 महीने की प्रेग्नेंट होके वो आती थी, एक पेन पकड़ के ऐसे आती थी वो अपना प्रोटेस्ट में करने के लिए। दूसरे जगह पे गोपाल जैसे लोग थे जो बंदूक लेके आके लोगों को गोली चला के लोगों को इंजर्ड करके, वो भी कहा प्रोटेस्ट की साइड में नहीं, कॉलेजेस में घुसे। ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है, ऐसे लोगों को बेल पे छोड़ दिया गया है। 4 महीने की जो प्रेग्नेंट औरत है उनको अंदर रखा गया है। ये कौन सी इंसाफ है, कौन सा? इसीलिए हम बोलते हैं CA NPR एक बड़ा मुद्दा है, बट हम लोग जब बैठे हैं, हम लोग इंसानियत के लिए बैठे हैं, एक मज़हब के लिए नहीं बैठे हैं या फिर एक रीज़न से नहीं बैठे, हम बहुत सारे रीज़न से बैठे हैं यहाँ पर। और इनकलाब आए हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर सत्ता पे हम लोग किसी को बिठा सकते हैं तो हम लोग सत्ता पे से उठा सकते हैं। ये बात गवर्नमेंट को याद रख लेनी चाहिए, मोदी, अमित शाह और योगी को याद रख लेनी चाहिए कि हाँ जो है, अब कितना भी तुम टक्कर दो हमें, हम मिलने वाले से नहीं है। और अगर 5 लोग हम लोगों को तुम डरा भी देते हो, हम लोगों को जेल में भी तुम डाल देते हो, कितने 5 लोगों को डालेगी, कितने करोड़ लोगों को तुम जेल में डालोगे? इंसाफ जल्दी आएगा, क्योंकि सबको इतनी तो पता है, इतना तो पता है इनको कानून हमें संभालना है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी खुद हमें संभालनी है और देश की खुद हमें रक्षा करनी है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने एड्रीन जी की दिल की आवाज़ सुनी, एक हक की आवाज़ सुनी, क्योंकि इनका एक एक लफ्ज़ दिल से कह रहे थे जो हक की आवाज़ को बुलंद कर रहा था। चलिए अभी यहाँ पे एक आनिया जी हैं जो ये भी बिल्कुल, ये 5 लोग बिल्कुल इस बिलाल बाग में 100 दिन से अपनी जान की, माल की और वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं। चलिए पूछते हैं आनिया जी की दिल की आवाज़ क्या कहती है। हम सब जानते हैं कि कोई मेजॉरिटी में आते हैं, कोई माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन रेजर्वेशन इस बात से नहीं होते कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है। इस बात से आती है कि जो लोग हैं जो डिवाइड हो गए हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में, उससे
मुझे एक माइंडसेट आती है कि शायद मैं अपने को सपोर्ट करूं और मतलब अपने के खिलाफ ना जाऊं। और अगर आप सोचो अगर CAA, NRC और NPR हो गए तो जो भी ये एनफोर्स करेंगे जैसे कि पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो भी हो, आप क्या सोचते हो कि वो अपने के खिलाफ जाएंगे? ज़्यादातर हम सब जानते हैं कि इस देश में ज़्यादा हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, सिख हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादातर हिंदू हैं। अगर पुलिस फोर्स को इसी रेशियो में डिवाइड करते हैं, थोड़े ज़्यादा हिंदू, थोड़े कम मुसलमान, थोड़े कम सिख वगैरह, तो उसी के मुताबिक हम सोचेंगे कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ही चाहिए। अगर किसी के खिलाफ जाना है तो उनके लोगों को ज़्यादातर लोग खिलाफ नहीं जाते, और पुलिस फोर्स जब काम करती है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं दिए। अगर सोचो तो वो नहीं बोलते, एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है जो सिलेक्ट करते हैं कि आज इनके घर जाओ, इनकी ID देखो वगैरह वगैरह। रैंडमली सिलेक्ट नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता जब इंसान लोग काम करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंसान की हर कोई अपने थॉट्स है या सोच है और उनके सोच के मुताबिक ही करेंगे काम। तो मतलब अगर वैसे ही काम चलेगा तो माइनॉरिटीज़ को ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइड हो गया है और इस केस में रिजर्वेशन नहीं है, तो माइनॉरिटीज़ भी इफेक्ट होंगे, थोड़े बहुत मेजॉरिटी के भी इफेक्ट होंगे, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी सेफ रहेगी। लेकिन 100 करोड़ लोग से ज़्यादा एक देश में है। अगर मान लो कि 2% ही माइनॉरिटी है और 2% में से आधा इफेक्ट हो, तो 1 करोड़ लोग कोई गलती करने के मतलब बिना इफेक्ट हो जाएंगे इस कारण। जी अभी अभी आपने अनिया मैडम की दिल की आवाज़ सुनी। चलिए अभी यहाँ पर एक वारसी मैडम है, ये भी 100 दिन से बिलाल बाग में बैठे हुए हैं। बिलाल बाग में अपनी जान और माल और वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं। चलिए इन वारसी मैडम से पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सब लोगों को देखने वालों को एक ही बात है कि वासी यहाँ NRC NPR में स्टार्ट होती दिसंबर में, जबकि NPR का मसला शुरू हुआ था। वहाँ से हमने इस प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमने किया, मरिया सरकार ने किया, लाठीना वगैरह सभी यहाँ पे हम लोगों ने दरअसल साहब के साथ किया। उसके बाद बाग हमने हमारी ख्वाहिश में जैसे शाहीन बाग चल रहा है वैसे शाहीन बाग बेंगलुरु में भी बने, तो इसके लिए हमने यहाँ के प्रेसिडेंट पे भी 3 दिन का बाग बनाया था, मगर उसे उठना ही पड़ा। उसके बाद और से प्रेसिडेंट में एक जगह फिर से मैंने ट्राई किया कि यहाँ पे बाग बनाए, वो भी वहाँ पे पुलिस वालों ने अपने ज़ोर से बनने नहीं दिया। उसके बाद फरवरी 8 को यहाँ पे जो हमारे बैकबोन भाई हैं उन्होंने कहा कि बाग से बाग बनेगा, बाग बना के देखो, तुम्हें बाग बनाने की ख्वाहिश है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाग बनेगा। उसी दिन पे रोड पे ऐसी गाड़ियाँ थी, वहाँ पे घर नहीं था, बिलाल बाग नहीं था। उस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे मैं आई, बाग बना, हम लोगों के सबके एक एक जोड़ से, कहते हैं कि चिड़िया घोंसला बनाने के लिए एक एक चीज़ ला के जोड़ती है, वैसे ही हमने बिलाल बाग बनाने के लिए हर चीज़ एक ला के जोड़ के फरवरी 8 2 बजे से हमने बाग स्टार्ट किया। आज 100 डेज़ हो गए। 100 डेज़ के ये सफ़र में हम लोग बहुत ऊंचाई चढ़ाव सभी देखा। उसमें 80 आवर्स मैंने हंगर स्ट्राइक कंप्लीट किया और बहुत से आवाज़ें भी लगाई कि सरकार को हमारी आवाज़ सुनाई दे, वो जाने कि हम पब्लिक इस कानून से, इस बिल से ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस बिल में जो जो क्लॉज दिए गए हैं वो क्लॉज के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का एक ही बात का कहना है कि ना CAA नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की बात नहीं है। तो आज बता देते हैं कि नागरिकता दे रहे हैं। अभी जब ये कानून बना रहे थे, जो सत्ता में जो सरकार आई है वो सरकार कुछ बेसिक मुद्दे लेके ही नहीं आई सत्ता में, वो बेसिक मुद्दे उन्होंने पूरे नहीं किए, वादे कोई भी पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुझे चौकीदार बना दो, चौकीदार बना दिया तो चोर निकल गए। उसके बाद बोला 50 दिन दे दो, क्या कर लिया? उसके बाद नोटबंदी। ऐसे ही इन्होंने बहुत से तमाशे किए और कभी भी वो है ना दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने फलां ये फलां। जो इंसान अपना परफेक्ट काम नहीं करता वो दूसरों के काम
खामियां गिनाने में खर्च जाता है, क्योंकि दूसरों के ऊपर दिमाग रहेगा तो इसके काम नहीं पूछेंगे करके। जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ यहाँ तक कि हम लोगों को ही कुछ नहीं है, तो बाहर के लोगों को लाके क्यों रखें, ये हमें ही बस नहीं करके हमने ये CA के लिए हमने नागरिकता नहीं होगी करके। NPR जब हमें नागरिकता हमसे पूछी जा रही है, जबकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हमारे बाप दादाओं ने इस लड़ाई ये देश आज़ाद करने के लिए गांधी जी के साथ लड़े, गांधी जी के साथ शहीद हुए, उसमें हमारा हक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम नागरिक हैं। चलो मान लो कि बेसिक अगर डॉक्यूमेंट्स पूछते तो हमें ये NPR से भी एतराज़ ना होता। इन्होंने क्या कह दिया कि जो वोटर ID कार्ड है, जो आधार कार्ड, इन्होंने जो मोदी जी ने बहुत शोर शोर से बनवाया, आधार कार्ड इज़ बहुत वैलिड चीज़ है करके। आधार कार्ड बनवाने के बाद ना आधार कार्ड वैलिड है, ना वोटर ID कार्ड वैलिड है, पासपोर्ट वैलिड है। देख लीजिए, बेसिकली अब हम लोग यहाँ से इंडिया से बाहर जाते हैं, जैसे ही दूसरे एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, जैसे पासपोर्ट देखते हैं, इज़ ए इंडियन, शी इज़ ए इंडियन बोलते हैं, जबकि बाहर की कंट्री इंडियन हमें बोलती है। हमारे ही कंट्री के मंत्री लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग इंडियन हैं तो बाप दादा के डॉक्यूमेंट्स बताइए, ये कैसी बात है। जबकि हम लोगों ने कह रहे ना कि जो हमने वोटर ID कार्ड वैलिड नहीं है तो हमारा वोट कैसे वैलिड हो गया। जब हमने वोट वैलिड नहीं है तो इन्होंने जो हमारे वोट पे जीत हासिल की वो भी वैलिड नहीं है। वो सत्ता से उतर जाए, उसके बाद इलेक्शन कराए, उसके बाद NPR कराए, वो बात अलग है। ये राजतंत्र चलाना चाहते हैं, नहीं चलने देंगे। उसी मकसद से हमने, जबकि ये NPR हमने आसाम में देखा, आसाम में है ना बहुत से तबाही मची, इंसानियत का कत्ल हुआ, यहाँ तक कि शाहीन बाग में भी बहुत से लोगों को मारा गया। यहाँ मज़हब का मुद्दा नहीं है, मज़हब एक ही है। देखो, मज़हब वो पर्सनल ओपिनियन है। मैं अभी मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन में जाना चाहती हूँ, कोई नहीं पूछ सकता। हिंदू में जाना चाहती हूँ, वो पर्सनल है। यहाँ पे इंसानियत की बात है, संविधान की बात है, तो हर इंसान को लड़ना, जानवर भी अपने लिए लड़ लेता है। हम तो एक इंसान हैं तो लड़ेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो वही हालात इंडिया में ना हो करके हम लोग घर से बाहर आए। जिस दिन दिसंबर से हम लोग घर से बाहर आए, यहाँ पे हम लोगों ने 100 डेज़ भी कंप्लीट किए, तब भी हमें खुशी हमारे चेहरे पे क्यों नहीं है? क्योंकि इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। इनको हम लोग ऐसे लगते हैं ना कि ये लोग बोलते हैं ना कीड़े मकोड़ों की तरह बन चुके हैं हम उनके लिए। अगर उनके लिए हम कोई वैल्यू रखते तो 140 बाग बने, हज़ारों औरतें रोड पे आई, इन लोगों को फ़र्क पड़ता तो कुछ बैठ के बातचीत तो करते, मगर इन्होंने किया नहीं। और कोई बोलते हैं कि आतंकवादी, इन्होंने दिल्ली के दंगों से बता दिया कि आतंकवादी होता कौन है और करते क्या है। इनकी ही गवर्नमेंट सत्ता में रह के दंगे हुए, किस लिए मारा गया, क्यों? पीसफुली प्रोटेस्ट करना उतना गलत है, अपना हक मांगना गलत है। उसके ही बीच दौरान कोविड-19 आ गया, उससे भी हमें लड़ना पड़ा। क्यों? कि वो भी देखिए, ये कोविड-19 ऐसी बीमारी है जो मौत दे रही है। मौत तो ऐसी चीज़ है कि देखो, वो कोविड-19 से तो मौत 2 मिनट में मिल जाएगी। NPR, NRC और CAA से है ना पूरी इंसानियत मर रही है, इंसान का गला घोटा जा रहा है। उसके बाद अभी भूखमरी से तो इंसानों को मार दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि बिलाल बाग की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से सब चल रही है, जो चला रहे हैं हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। ये बिलाल बाग किसी के भी टॉर्चर से नहीं बंद होगा। कुछ भी हो, बिलाल बाग बंद नहीं होगा। जिस दिन ये काला कानून जाएगा उस दिन हम लोग घर चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारे
सुनी, और यहाँ पर हमारे आमरीन जी हैं, इनकी भी आपने दिल की आवाज़ सुनी, और यहाँ पर हमारे एडरिन जी हैं, इनकी भी आपने दिल की आवाज़ सुनी, और यहाँ पर हमारे सुमैया जी हैं, आपने इनकी भी दिल की आवाज़ सुनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिलाल बाग में 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी ये लोगों को बहुत अफसोस है कि हुकूमत की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि जो शाहीन बाग जो बना था, शाहीन बाग की जो बुनियाद बड़ी पड़ी थी इस हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट को लेकर, सीए और एनआरसी और एनपीआर को लेकर, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मजबूरन शाहीन बाग के बहनों को, माँ बहनों को उठना पड़ा। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि बिलाल बाग के लोग जो है कोरोना वायरस आने के बावजूद भी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए, वक्त की कुर्बानी देते हुए ये 5 लोग इधर ही हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि सैयद इमरान भाई और उनकी टीम मिलकर उनके साथ बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हुए इस बिलाल बाग को एग्जिस्ट रखे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सब लोगों का यही कहना है, ये सब लोगों की दिल की आवाज़ यही कह रही है, हक की आवाज़ कह रही है कि जब तक के सीएए, एनआरसी, एनपीआर पार्लियामेंट से रिजेक्ट नहीं होगा, हम अपने बिलाल बाग को बाकी रखेंगे। जो भी 140 बाग बने थे शाहीन बाग की बुनियाद से, जो सारे बाग जो चले गए, लेकिन ये बिलाल बाग पूरे 140 बाग की एक बुनियाद है और उनकी ताकत है, और 130 करोड़ लोगों की ताकत है। और ये एनपीआर, सीए, एनआरसी जब तक रिजेक्ट नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि अब संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं, हम अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के संविधान को मिटने नहीं देंगे जब तक कि सीए, एनआरसी, एनपीआर खत्म नहीं होगा, जब तक कि इनको हक का फैसला नहीं मिलेगा। ये लोग अपनी हक की आवाज़ उठाते रहेंगे, अपनी दिल की आवाज़ कहते रहेंगे। चलिए हम इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ, हक की आवाज़ के साथ, खूबसूरत मैसेज के साथ, कोई भी अच्छी कार्रवाई के साथ। चलिए इमरान भाई, हम आपको मिलकर बहुत खुश हुए, आप लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए, आपकी कुर्बानियों को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं अपनी जान की, माल की, वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, तो अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और हमारे हिंदुस्तान को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो भी इस हिंदुस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, तो ये लोग जो है डिसीजन लें और सीए और एनआरसी को रिजेक्ट करें, यही इनकी दिल की आवाज़ है। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी एक अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़। मैं हूँ वाहिद हाशमी, कैमरामैन दानिश खान के साथ। चलिए फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका और जय बिलाल बाग। थैंक यू सो मच।